नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज फिर से आप लोगों के सामने राजनीति शास्त्र की एक नई वास्तुनिष्ठ शाखा को लेकर के। आज हमारा ये जो है वास्तुनिष्ठ प्रश्न का चौथा वीडियो है, जिसमें हम आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में राजनीति शास्त्र से संबंधित आ सकता है। तो आइए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या क्या लाया गया है। चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है। मतदाता का मतलब क्या होता है? मतदाता का मतलब हुआ कि आपको वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार कब हो जाएगा, यानी कब आपका जो है कितने आयु में आप वोट दे पाएंगे। तो मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष। बताइए। तो बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन घ सही होगा, 18 वर्ष। क्या होगा? 18 वर्ष। देखिए इससे रिलेटेड कुछ बात बता देते हैं कि 1951 में पहला आम चुनाव हुआ भारत में। आजादी के बाद 1951 में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था। उस समय भारत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर रहा था, जिस समय विश्व के बहुत सारे विकसित देश भी इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो 1951 में क्या हुआ? पहला आम सभा चुनाव हुआ, जिसमें जो वयस्क हैं, वयस्क मतलब जिनकी 18 वर्ष की आयु हो चुकी है, वो क्या कहलाए? वो वोट दे पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? एकात्मक, पूर्ण संघीय, अर्ध संघीय या अध्यक्षात्मक? ठीक है, तो समझिएगा, इसमें सबको हम लोग समझते चलेंगे क्या क्या है। पहला एकात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है बच्चों ऐसी शासन व्यवस्था जहां पूरा शक्ति क्या हो? एक जगह पे केंद्रित हो, मतलब राज्य और स्थानीय स्वशासन में विभाजित ना हुआ हो, बल्कि एक ही जगह पे केंद्रित हो। समझ रहे? केंद्र एक हो, शक्ति का विभाजन नहीं हो, वैसी व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। और ये एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो ये आपका ब्रिटेन में है। कहाँ है? ब्रिटेन में है। कहाँ है? ब्रिटेन में। ठीक है, अब पूर्ण संघीय समझिए। पूर्ण रूप से संघीय शासन व्यवस्था का मतलब ही होता है जो शक्ति है उसका विभिन्न स्तरों पे विभाजन करना। अलग अलग स्तरों पे शक्तियों का जब विभाजन करेंगे तो उसे संघीय व्यवस्था कहेंगे। और पूर्ण संघीय व्यवस्था कहाँ है? यह पूर्ण संघीय व्यवस्था है यो आपका यूएसए में है। कहाँ? यूएसए यानी अमेरिका में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है अर्ध संघीय और अध्यक्षात्मक बच रहा है। ठीक है, अर्ध संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जहां केंद्र और राज्य दोनों को क्या हो? अधिकार हो, शक्ति हो कार्य करने का। जहां केंद्र और राज्य दोनों को कार्य करने की शक्ति हो उसे अर्ध संघीय व्यवस्था कहते हैं बच्चों। जैसे भारत में यहां राज्य सरकार भी नियम कानून बनाती है, केंद्र सरकार भी नियम कानून बनाती है। ठीक है, यहां तक कि ग्रामीण स्तर पे भी और शहरी स्तर पे भी जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है वो भी क्या करते हैं? नियम कानून बनाते हैं। तो अर्ध संघीय व्यवस्था का मतलब समझे जहां जो है शक्ति का विभाजन विभिन्न स्तरों पे हो, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियों में जो केंद्र है वो राज्य से अधिक शक्तिशाली होगा। कुछ कुछ परिस्थितियों में जो केंद्र है वो राज्य से अधिक शक्तिशाली होगा, वैसी संघीय व्यवस्था को जिसमें कि क्या आपका एकात्मक और पूर्ण संघीय दोनों का मिश्रण अर्ध संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है। और अध्यक्षात्मक का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जहां जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, मतलब राज्य का जो प्रधान होगा वो ही क्या होगा? सब कुछ होगा, उसी के अंदर पूरा शक्ति अंतर्निहित होगा। समझिए एग्जाम्पल, जैसे अमेरिका में क्या हो है? राष्ट्रपति जो होते हैं वो सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, सभी शक्तियां उनके अंदर समाहित होती है। तो अमेरिकी जो व्यवस्था है, यूएसए की जो व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो देखिए एकात्मक ब्रिटेन का हो गया, पूर्ण संघीय यूएसए का हो गया, अध्यक्षात्मक यूएसए का हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो क्या होगा? अर्ध संघीय शासन प्रणाली, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति है, लेकिन राज्य से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? केंद्र है। तो ऐसी व्यवस्था को अर्ध संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी
एक विशेषता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। मतलब लोकतंत्र में इन सब में से कौन सा चीज नहीं होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यवस्था वो लोकतंत्र में नहीं पाया जाता है। पहला देखिए, कानून के समक्ष समानता। क्या लोकतंत्र में सभी को समान माना जाता है? हाँ सर, माना जाता है, तो ये तो हो जाएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है? लोगों द्वारा चुना गया सरकार, तो ये भी होगा। उत्तरदायी शासन व्यवस्था। इसका मतलब क्या कि यदि कोई घटना होती है तो उसका उत्तरदेही कौन होगा? जो शासन है वो उसका उत्तरदायी होगा। इसीलिए किसी भी नियम कानून को बनाने से पहले सोच समझ के बनाया जाता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कौन सा नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। समझिए इसका मतलब, बहुसंख्यकों का शासन का मतलब क्या? क्या लोकतंत्र में कोई समुदाय अधिक जनसंख्या में है, कोई जाति अधिक जनसंख्या में है, तो क्या उसका शासन व्यवस्था रहेगा? नहीं बच्चों, वहां कैसा शासन व्यवस्था रहेगा? कानून के समक्ष सब समान रहेंगे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होगा और उत्तरदायी शासन व्यवस्था होगा। तो लोकतंत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। अगला है, भारत में किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? समझिएगा, किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो देखिएगा बच्चों, इसके बारे में कुछ जानिए। 0 से बोल रहे हैं, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ, तो देखिएगा यहां पे जो कुछ है जानकारी जानिए कि 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको क्या है? उनको शिक्षा का अधिकार है, उनको शिक्षा का अधिकार है। तो क्या होगा इसमें? माध्यमिक, प्रारंभिक, उच्च या तकनीकी? तो क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। किसको? प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। कब? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत यह मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 2002 में यह पेश किया गया था एवं 2010 में इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक शिक्षा घोषित किया गया है? प्रारंभिक शिक्षा को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं आगे क्या है। आइए, अगला क्वेश्चन पूछता है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर पे है? पंचायती राज प्रणाली का मतलब क्या? जो गांव के स्तर पे जो स्वशासन व्यवस्था होती है उसे पंचायती राज प्रणाली कहते हैं। तो 2 स्तर पे, 5 स्तर पे, 3 स्तर पे या 4 स्तर पे? तो देखिए कितने स्तर पे होगा आंसर? 3 स्तर पे। समझते हैं कैसे 3 स्तर पे होगा। देखिए, एक ग्रामीण स्तर पे यानी ग्राम स्तर पे होता है, ठीक है। एक आपका क्या होता है? ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है। और एक क्या होता है आपको? जिला, जिला पे होता है, ठीक है। तो कितने स्तर पे हुआ? 3 स्तर पे। ग्राम में कौन? सरपंच और मुखिया। ब्लॉक में कौन? पंचायत समिति अध्यक्ष। और जिला में कौन? जिला परिषद अध्यक्ष। तो जो आपका है भारत में पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर पे है? 3 स्तर पे, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्तर। अगला, झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 9 नवंबर 2000। तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000। क्या होगा? 15 नवंबर 2000 होगा बच्चों, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से क्या हुआ? अलग हुआ था, ठीक है। आधार क्या था? भाषा का आधार नहीं था। यहां पे जो है विकास के आधार के चलते विकास नहीं हो पाया था झारखंड का, इसलिए झारखंड बिहार से अलग हो गया 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो क्या हुआ? झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई? 15 नवंबर 2000 को की गई। अगला,
निम्न में से किसे भारतीय पंचायती राज का जन्मदाता कहा जाता है? निम्न में से किसे पंचायती राज का जन्मदाता कहा जाता है? बलवंत राय मेहता कमेटी, एसके धर समिति, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग। तो बच्चों इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति को जो है पंचायती राज का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एसके धर समिति, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग, ये तीनों जो हैं ये तीनों भाषा के आधार पे, क्या भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समितियां हैं एसके धर समिति, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग। ठीक है, चलिए तो यहां देख लिया हम लोगों ने कि कौन है पंचायती राज का जन्मदाता, तो बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। चलिए आइए देखिए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दलों को? तो देखिए बच्चों, लोकतंत्र का क्या है? सरकार जो है एक अंग है। क्या है? अंग है। अंग है। सरकार क्या है? अंग है। तो अंग क्या प्राण हो जाएगा? नहीं, ये अंग है एक। न्यायपालिका भी क्या है आपका? अंग है। ठीक है, और राजनीतिक दल भी क्या है आपका? एक अंग है। तो बचा कौन? जो संविधान है, यानी संविधान के तौर पे ही, संविधान के आधार पे ही जो है आपका जो है लोकतंत्र चलता है। इसी के चलते लोकतंत्र को क्या कहते हैं? संविधान का प्राण कहते हैं। ठीक है, चलिए संविधान को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि संविधान के आधार पे ही लोकतंत्र चलता है। आइए, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा बच्चों, जो अमेरिका, ब्रिटेन है ये दोनों पूंजीवादी हैं। क्या है? पूंजीवादी हैं। क्या है? पूंजीवादी हैं। ठीक है, वहीं जो भारत है ये क्या है? यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत। ठीक है, 1990 से पहले भारत में जो एलपीजी लागू हुआ उससे पहले भारत एक समाजवादी राज्य था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को धारण करता था। लेकिन जब वैश्वीकरण, निजीकरण लागू हुआ भारत में, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जब लागू हुआ तब से भारत क्या हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी चीजों के साथ साथ निजी कंपनियों का भी सहभागिता हो। यानी मार्केट में कुछ सरकार की भी चीजें रहेंगी और कुछ प्राइवेट चीजें भी रहेंगी। ठीक है, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए, इनमें से कौन एक राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार या सेना? देखिए, राज्य की 4 तत्व, राज्य के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व? 4 तत्व। एक सरकार, एक निश्चित भूभाग, एक जनसंख्या और एक संप्रभुता। मेरे साथ बोलिएगा बच्चों, राज्य के 4 तत्व। कितने तत्व? 4 तत्व। कितने तत्व? 4 तत्व। पहला सरकार, सरकार, निश्चित भूभाग, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, और एक संप्रभुता। तो देखिए कौन कौन है यहां? जनसंख्या तो है, सरकार भी है और संप्रभुता भी है। यानी ये तीनों क्या है? राज्य का विशेषता है, लेकिन सेना जो है वो राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चंस का जो है संग्रह, जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आपकी सहायता करेगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहने के लिए और अपने आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए उज्ज्वल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से, जो आपकी सहायता करता है आपके अंकों को बढ़ाने में और आपकी मानसिक चेतना को आगे बढ़ाने में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।